Dear students, I am Dr. Harish Gautam, Associate Professor in Zoology, Government College, Kota. As per University of Kota syllabus, BSc Part थर्ड, उसके अंदर हमने काफ़ी सारा पोर्शन डिफरेंशिएशन और इंडक्शन, फर्टिलाइजेशन और ये सब कुछ कर चुके हैं हम। अब बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो बच रहा है उसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक तो दैट इज़ कॉम्पिटेंस, ये एक वो लिखा हुआ आता है हिंदी में जिसको बोलते हैं, आप समझ में आता है, सामर्थ्य, है ना। हम जैसे बात करते हैं कि सामर्थ्य, किसी की कितनी सामर्थ्य है, कितनी ताकत है, तो इसको हम जूलॉजिकल टर्म में हम क्या समझते हैं उसके बाबत बात करी गई है। तो सबसे पहले इसको जो है वेडिंगटन जो साइंटिस्ट हुए, उनने बताया कि जो एक ये टिश्यू की, किसी भी टिश्यू की वो एक स्पेसिफिक कार्य की अवस्था है, मतलब उसकी फिजियोलॉजिकल स्टेट है जिसके अंदर वो इंड्यूस करता है किसी भी क्रिया को, या उसको हम कहें कि उस पर्टिकुलर टिश्यू में एक पर्टिकुलर टाइम में या मतलब विशेष काल में एक स्पेसिफिक टाइप का वो कोई भी बनाता है, उसको जो है उसकी कॉम्पिटेंस कहते हैं। शायद इन शब्दों से आप वापस से नहीं समझे, मैं इसको दूसरे उस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। और कलर्स के उसके अंदर कि इनिशियली जैसे कोई भी, ये हम बात कर रहे हैं कि एक टिश्यू है, इट इज़ ऑफ रेड कलर, यहाँ से यूँ बात कर रहा है, और ये यहाँ पे जितनी भी फिजियोलॉजिकल जो भी कंडीशंस हैं, इसके अंदर कोई दूसरा, यहाँ पे हम बात करें कि ये दूसरा टिश्यू जो है इसको इंड्यूस कर रहा है, तो रेड और ये दोनों मिलके कुछ इंड्यूस कर रहा है, और एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी स्पेसिफिक टाइम का उसके अंदर कर रहा है, इससे इसके अंदर जो है कुछ नया टिश्यू इस तरीके से बन जाए। तो यानी इसने इसको इंड्यूस किया, ये एक टिश्यू था, है पर्टिकुलर टिश्यू, वो यहाँ पर बना। तो जो इसके अंदर जो इस तरह बना, ये कि इसकी स्पेसिफिक काल के अंदर जो बना, जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना, बनाने की जो इसमें कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी, मतलब मैं इसको इन अनदर वर्ड्स जो कहूँ, इट्स ए कैपेसिटी। हम कहते हैं ना कि ये इतनी इसमें सामर्थ्य है, या हम कई कहानियाँ पढ़ते हैं कि ये उसमें, क्योंकि जैसे एक छोटा बच्चा है कि 10 किलो तक उठा सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी, ये उसकी कॉम्पिटेंस है, ये उसकी सामर्थ्य है कि इतना वजन उठा सकता है। लेकिन जो जवान है वो 50 किलो तक उठा सकता है। और यही बात जब इसको और आगे उनने बताया कि समय जैसे ही निकल जाए तो वो जो भी ये टिश्यू है, इस पर्टिकुलर टिश्यू, वो इसके अंदर जो पावर होती है वो इसके अंदर ख़त्म हो जाती है, और वो वापस से ये इसको नहीं बनाता, यानी कि स्पेसिफिक टाइम। तो जैसे मैंने एक बच्चे की जो बात करी कि एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा बच्चा है, जो जवान है, एक बुजुर्ग है, यूँ हम बात करें, तो ये जो तीनों हैं, तो जो इसमें ताकत है, जो इसमें ताकत है, इस पर्टिकुलर यानी 10 साल तक जब वो रह रहा है, कि 20 से 30 साल तक है, 30 के बाद जैसे ही वो 45 का या 50 का हुआ, तो या 40 साल की उम्र तक, यानी 20 साल में तो उसके पास कैपेसिटी है कि वो 50 केजी उसको उठा सकता है, लेकिन उसके बाद वो नहीं उठा सकता, तो वो कैपेसिटी उसकी ख़त्म हो रही है, ये उसकी सामर्थ्य ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर भी जो हम बात कर रहे हैं, ये टिश्यू जो है, ये टिश्यू पर्टिकुलर जो टिश्यू है, एक पर्टिकुलर टाइम पर उस ड्यूरेशन के अंदर ये वो उसको बनाएगा, लेकिन जैसे ही ये समय निकला
तो ये इसके अंदर ये कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सामर्थ्य खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए या हम इसको एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें तो जो एक्टोडर्मल टिश्यू है उनके अंदर कुछ समय तक तो न्यूरल जो है या जो नर्वस जो उसके अंदर इंड्यूस किया जा सकता है और वो न्यूरल ट्यूब बना सकती है, उसके अंदर कैपेसिटी हो सकती है। और वो उसके बाद उसमें लेंस का भी जो है निर्माण हो सकता है। लेकिन जैसे ही समय निकला तो वो ख़त्म हो गया। और इसको यदि हम बात करें जेनेटिकली तो जेनेटिकली इसके यदि अनुसार एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कुछ जो स्पेसिफिक जीन्स होते हैं वो स्पेसिफिक टिश्यूज़ को फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये जीन्स दूसरे प्रकार का टिश्यू निर्माण करते हैं और वो अपनी क्रिया करना बंद कर देते हैं। यानी उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही जितने जीन्स हैं वो एक्टिव होते हैं और फिर उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो ये इसकी जेनेटिकली जो हमें उनने जो वेडिंगटन ने जो है अपने कई एक्सपेरिमेंट्स हैं उनसे इनको कॉम्पिटेंस को बताया। उनने बताया कि एक एक्सपेरिमेंट के अंदर कि ब्लेस्टुला में न्यूरुला जो स्टेज है उसमें एक्टोडर्म को यदि प्रतिरोपण द्वारा दूसरे उसमें यदि किया जाता है तो सभी स्टेट्स में एक्टोडर्म की क्रमिक तंत्रिका ऊतक या टिश्यू का उसके अंदर ख़त्म होता चला जाता है। या जो अधिक एज के जो एम्ब्रियो हैं उनके अंदर कीमो जो कार्डोमीजोडर्म का वो निर्माण करते हैं। तो एक्टोडर्म का प्रतिरोपण जो कर रहा है उसमें अवस्था जो बनाती है वो एपिडर्मिस का निर्माण करते हैं और उसका इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाते हैं। ये तो उनका एक एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वेडिंगटन का, उनने बताया कि गैस्ट्रुला में एक्टोडर्म के टुकड़ों को यदि अलग किया गया और अलग अलग समय के लिए अलग अलग रखाया गया, मतलब गैस्ट्रुला स्टेज में उसमें एक्टोडर्म के अलग अलग जो हैं टुकड़े, इनके जो भी एक्टोडर्म के जो अलग अलग पीसेस हैं उनको किया गया और इन्हें न्यूरुला में अलग अलग स्थान पे न्यूरुला जो स्टेज जो बन रही है उनके अंदर ग्राफ्ट किया गया। तो जो इंडक्टर्स थे वो एक्टिव थे वहाँ पर, बेसिकली उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पर वो उसके अंदर वो जो है बेसिकली एक्टिव थे, वो सारे के सारे यहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिव हैं। तो इनके अंदर डेवलपमेंट के दौरान देखा गया कि लेट जो गैस्ट्रुला अवस्था में वो उसके अंदर मस्तिष्क निर्माण की सामर्थ्य जो है वो कम होती चली गई। यानी उसके अंदर एजिंग के साथ ऊतक के प्रकार का प्रेरण का सामर्थ्य भी कम होता चला गया, डिक्लाइन होता चला गया। जबकि दूसरे प्रकार के प्रेरण में वो उसके अंदर वो एक्टिवेट हो जाता है और वो करता है। तो यहाँ पर इसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया कि एक्टोडर्म जो है तंत्रिका ऊतक के जो निर्माण का सामर्थ्य खो देता है, लेकिन लेंस और नेसल पिट आदि के लिए ये एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड होती हैं सारी की सारी। जो वापस से आप इस पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो, दोनों एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट वाला भी न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड है, यहाँ गैस्ट्रुला के अंदर डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो वो जो गैस्ट्रुला के बाद जो भी चीज़ें जो डेवलप होनी है वो उस पर्टिकुलर टाइम पर यदि होंगी तब तो वो उसको इंड्यूस करेगा, आगे बढ़ाएगा। नहीं तो वो जो सारी की सारी एक्टिविटीज़ हैं यानी जो उसकी कैपेसिटी है वो ख़त्म होती चली जाएगी। तो जो इसके अंदर इंड्यूसर और कैपेसिटर्स की जो बात होती है वो किसी भी एम्ब्रियो के ग्रोथ, यहाँ यूँ बात करें हम कि ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन,
इन दोनों की आपसी क्रियाएं, मतलब हम यूँ बात करें, इन दोनों की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन, ये आपसी दोनों की एक ही समय पर हों तो ये इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार हम ये नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यदि उसमें नर्व का इंडक्शन स्टार्ट हो जाए तो उसी प्रकार की प्रगति करे तो वो आगे चल के आगे न्यूरल ट्यूब को बनाएगा। तो यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस। तो जो इनिशियल क्लीवेज है उसमें जो ब्लेस्टुला जो स्टेज है उसके अंदर कॉम्पिटेंस नहीं मिलता है, वहाँ तक हम कॉम्पिटेंस की बात नहीं करते हैं, वहाँ कॉम्पिटेंस की बात ही नहीं है। ये कॉम्पिटेंस, दिस कॉम्पिटेंस विल सी योर स्टार्ट्स or can see at the stage of गैस्ट्रुला। तो यहाँ गैस्ट्रुला की आवश्यक, क्योंकि यहाँ पर आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उस टाइम पर जो आरएनए का, और आजकल आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि आरएनए वाला जो वायरस की जो बात कर रहे हैं हम, ये सारा कोरोना, उसी वजह से आप इसमें पढ़ रहे हैं, वो राइबोसोमल आरएनए ही है उसका जो एंटीबॉडी बनेगा। तो उसका ट्रांसक्रिप्शन जो है उसको हम शब्दों में तो यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, लेकिन यही जो है वो उसको बनाएगा। तो यहाँ पे जो टीआरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन बनेगा वो उसके अंदर जो लेट क्लीवेज होगा उसके पहले ही हो जाता है। इसको सबसे पहले ब्राउन ने 1961 में जो है मैसेंजर आरएनए के अनुलेखन को भी उसके जस्ट पहले हो जाता है। तो यहाँ ये बात बहुत क्लियर है कि जो कॉम्पिटेंस है वो आरएनए के जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रारंभ होने में इन दोनों का काफ़ी आपस में रिलेशन है। तो जो कॉम्पिटेंस है जो है वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम की टिश्यूज़ की अवस्था है जिसमें प्रभावी प्रेरण, मतलब जो पावरफुल जो इंडक्शन है, इंड्यूस करता है, उसकी रिएक्शन है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट कॉम्पिटेंस। आई थिंक समझ में आया होगा आपके। यदि समझ में नहीं आता है आप अपने ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं ताकि उसको और अच्छे से नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात कर सकें। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है ऑर्गेनोजेनेसिस और ग्रोथ जो है उसके अंदर कैसे, मतलब ऑर्गन्स बने, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल, क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स स्टडी है, तो कैसे मतलब ऑर्गन्स, क्योंकि हमने वहाँ तक की तो बात कर ली जो हमने पहले ब्लेस्टुला, गैस्ट्रुला और इनकी सारी की सारी। तो उन सारी अवस्थाओं के बाद जो जैसे ही गैस्ट्रुला अवस्था बन जाती है, न्यूरल ट्यूब्स बननी चालू हो जाती हैं, तो उसके बाद जो हम जैसे उसके अंदर फोर ब्रेन, मिड ग्रैंड, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जो है, या प्रोएंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन और ये रोम्बेनसेफेलॉन, जो आपको याद होगा, फोर या मिड या हाइंड ब्रेन जो है, प्रोसेंसिफेलॉन या मेसेंसिफेलॉन या रोम्बेनसिफेलॉन, इनके डेवलपमेंट, वो कैसे न्यूरल ट्यूब बनेगी, वो किस तरीके से आगे बनाएगा। तो ये सब गैस्ट्रुला के आगे की अवस्थाएं हैं जिसमें हम ऑर्गेनोजेनेसिस और उनके बाद उनके अंदर कैसे ग्रोथ होगी उनको कुछ डायग्राम से भी और कुछ उनसे समझाने की कोशिश करेंगे। आप इनको थोड़ा सा पहले, क्योंकि मैंने आज ये बताया, इसको एक बार आप जस्ट गो थ्रू द कंप्लीट टेक्स्ट विथ योर बुक्स विच यू आर लाइंग, उनको एक बार देख लें तो उनसे आपका जो है जैसी ये क्लास होगी उसके अंदर आप ये समझ पाएंगे कि इनको हम
पूरी तरीके से समझ जाएं, ताकि उसी टाइम पर दिमाग में भी क्वेश्चन आए तो आप ग्रुप में भी उसको शेयर कर सकेंगे ताकि और भी समझ सकें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।